नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी की खबर देखने में रुचि रखते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल यूपी की खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे मजदूरों के उग्र प्रदर्शन की पिछले 2 दिनों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हजारों मजदूर न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे यह हिंसक हो गया। कई जगहों पर गाड़ियों में आग लगा दी गई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस प्रदर्शन को भड़काने का काम किया। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स की भी गहन जांच की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं सरकार के उस फैसले की जो इस पूरे विवाद के बाद सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों की मांग को देखते हुए न्यूनतम वेतन में लगभग 21% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब अकुशल मजदूरों का वेतन बढ़ाकर करीब 15,220 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी कंपनियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नए वेतन को तुरंत लागू करें। यह फैसला जहां एक ओर राहत देने वाला है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह कदम पहले उठाया जा सकता था, जिससे इतनी बड़ी हिंसा टल जाती। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों ने मजदूरों को मजबूर किया कि वे सड़कों पर उतरें। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान बातचीत और समझदारी से होना चाहिए, न कि सख्ती से। कुल मिलाकर यह मुद्दा अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं नोएडा प्रदर्शन में सामने आए एक बेहद संवेदनशील एंगल की। जांच एजेंसियों को इस पूरे मामले में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे शक पैदा हुआ है कि यह प्रदर्शन सिर्फ मजदूरों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई संगठित साजिश भी हो सकती है। पुलिस को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भड़काऊ संदेश मिले हैं जिनमें लोगों को उकसाने की कोशिश की गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में कुछ विदेशी कनेक्शन, खासकर पाकिस्तान लिंक की संभावना भी जताई गई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल को गंभीरता से जांच रही हैं। पुलिस इस पूरे मामले को सिंडिकेट ऑपरेशन के रूप में भी देख रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, जो उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह 213 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों जैसे बागपत और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरता है, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पर्यटन और व्यापार दोनों को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना न सिर्फ यातायात को आसान बनाएगी, बल्कि उत्तर भारत के कनेक्टिविटी नेटवर्क को भी मजबूत करेगी। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एक अहम कदम की। राज्य में 491 नई महिला कांस्टेबलों की भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनकी पासिंग आउट परेड 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी।
ये कदम महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का मानना है कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और प्रभावशीलता दोनों बढ़ेंगी। खासकर शहरी क्षेत्रों में यह एक सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह पहल महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की योजना की। उत्तर प्रदेश सरकार ने DIET यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को स्मार्ट बनाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत इन संस्थानों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे, जिससे शिक्षकों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा सके। इसका उद्देश्य है कि गांव और छोटे शहरों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जा सके। डिजिटल स्टूडियो के जरिए ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर और इंटरैक्टिव ट्रेनिंग संभव हो पाएगी। इससे न सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि छात्रों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम शिक्षा के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं आम जनता से जुड़ी एक राहत भरी खबर की। सरकार ने एक नया नियम लागू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत सभी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 25% घर किफायती यानी सस्ते होने अनिवार्य होंगे। इसका मकसद है कि मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को भी बेहतर आवास मिल सके। आज के समय में घर खरीदना आम आदमी के लिए काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह फैसला बड़ी राहत दे सकता है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी संतुलन आएगा और सस्ते घरों की उपलब्धता बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़े कदम की। बरेली में एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए लगभग 112 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। ऐसे प्रोजेक्ट्स न केवल निवेश को आकर्षित करेंगे, बल्कि युवाओं के लिए नौकरी के अवसर भी बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर ये तीनों खबरें शिक्षा, आवास और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की सख्ती की। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। कई स्कूलों को ओवरबिलिंग और अनियमितताओं के चलते नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ पर जुर्माना भी लगाया गया है। अभिभावकों की लंबे समय से शिकायत थी कि स्कूल किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य गतिविधियों के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं। अब सरकार के इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं किसानों से जुड़ी एक बड़ी चिंता की। उत्तर प्रदेश में करीब 8.2 मिलियन किसान अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से बाहर हैं, जिसके कारण उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं बेचने में दिक्कत हो सकती है। सरकार ने किसानों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। अगर किसान समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो उन्हें सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी फसल बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह मुद्दा खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए ज्यादा गंभीर है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी एक अहम चेतावनी की। उत्तर प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बढ़ती गर्मी का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए सभी को सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर ये खबरें शिक्षा, कृषि और मौसम तीनों क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं।
अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं पूरे प्रदेश में मनाई गई अंबेडकर जयंती की। 14 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कई जिलों, खासकर आगरा में सेमिनार, रैलियां और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। लोगों ने बाबा साहेब के विचारों को याद किया और सामाजिक समानता तथा संविधान के महत्व पर चर्चा की। सरकारी संस्थानों, स्कूलों और सामाजिक संगठनों ने भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए। यह दिन न केवल एक उत्सव के रूप में मनाया गया, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का भी एक माध्यम बना। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं आगरा से आई एक दुखद घटना की। आगरा में बंदरों के कारण एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बंदरों के झुंड ने उन्हें घेर लिया, जिससे बचने के प्रयास में वे अपनी बालकनी से गिर गए। यह घटना एक बार फिर शहरों में बढ़ते बंदर आतंक की समस्या को उजागर करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं अलीगढ़ से आई एक संवेदनशील खबर की। अलीगढ़ में कक्षा 8 के एक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर छात्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया। स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है और छात्र के परिवार से भी जानकारी जुटाई जा रही है। यह मामला बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और स्कूल के माहौल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कुल मिलाकर ये तीनों खबरें समाज, सुरक्षा और संवेदनशील मुद्दों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और निवेश से जुड़ी एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राज्य को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है और राज्य में हाई टेक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान दिलाई जाए, जिससे विदेशी निवेश भी आकर्षित हो सके। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की। राज्य सरकार ने 4 बड़े बस टर्मिनलों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई है, जिसके लिए लगभग 257 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इन टर्मिनलों में आधुनिक वेटिंग एरिया, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, फूड कोर्ट और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव देना और सार्वजनिक परिवहन को अधिक आकर्षक बनाना है। इससे यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर की। सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्याज मुक्त लोन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 10% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य है कि युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और रोजगार के अवसर खुद पैदा कर सकें। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। कुल मिलाकर ये तीनों खबरें विकास, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देने वाली हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी एक बड़ी पहल की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 से 15 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने की योजना बनाई है। इस अभियान का उद्देश्य कम उम्र में ही लड़कियों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित करना है। बड़े स्तर पर यह टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों बेटियों को इसका लाभ मिल सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अब बात करते हैं पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी एक अनोखी योजना की। राज्य सरकार ने गौशालाओं को ग्रीन एनर्जी हब में बदलने की योजना बनाई है। इसके तहत गोबर और जैविक कचरे से बायोगैस और अन्य ऊर्जा स्रोत तैयार किए जाएंगे। यह योजना सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगी और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी। इससे गांवों में ऊर्जा के नए स्रोत विकसित होंगे और किसानों को अतिरिक्त आय का भी मौका मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं शहरी विकास की दिशा में एक बड़े फैसले की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा की है। इस फैसले से शहर में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। नगर निगम बनने से वहां की सफाई व्यवस्था, सड़कें, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। स्थानीय लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत और विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब बात करते हैं कुछ अन्य गंभीर घटनाओं की, जिन्होंने प्रदेश को झकझोर दिया है। गाजियाबाद में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी उसका चाचा बताया जा रहा है। वहीं मेरठ में एक पिता द्वारा अपनी बेटी की मौत को छिपाने का मामला भी सामने आया है। इसके अलावा हापुड़ में बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। ये घटनाएं कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। प्रशासन इन मामलों में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। कुल मिलाकर आज की इन सभी खबरों में विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए। इसी के साथ समाप्त होती है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की यह विशेष श्रृंखला। धन्यवाद।